तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत बाबा बागेश्वर के जन्मोत्सव से। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म दिवस है। उनके जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम की रौनक देखते ही बन रही है। पूरे धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। धाम का कोना कोना सुंदर झालरों से जगमगा रहा है। फिजा में राम नाम गूंज रहा है। बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर दूर दूर से उनके भक्त बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और वहां चल रहे पूजा पाठ अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। धाम में पहुंची महिलाओं ने इस खास मौके पर कलश यात्रा निकाली। सर पर कलश रखकर वो यात्रा के लिए निकली। इन महिलाओं ने बाबा बागेश्वर के जयकारे भी लगाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्म दिवस के मौके पर बागेश्वर धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। धाम का कोना कोना सुंदर झालरों से जगमग है और फिजा में राम नाम गूंज रहा है। मंदिर में पहुंची महिलाओं ने इस खास मौके पर कलश यात्रा निकाली। सिर पर कलश लेकर निकली इन महिलाओं ने बाबा बागेश्वर के जयकारे लगाए। दादा गुरुजी की, बालाजी महाराज। देश ही नहीं विदेशों से भी बाबा के भक्त उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं यूएसए से आई हूँ। मैं स्पेशली गुरुजी का जन्मोत्सव मनाने के लिए ही आई हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहुत सारे जगह जगह हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्तों का जोश हाई बना हुआ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पहुंच रहे भक्तों को धन्यवाद दिया। साथ ही उनसे एक विशेष प्रार्थना भी की। पूरे भारत के कोने कोने के विश्व के लोग आ रहे हैं। जगह जगह हनुमान चालीसा सत्कर्मों से मना रहे हैं। एक ही प्रार्थना है कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, दीनहीन की मदद कर दें। अपने अगल बगल के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू राष्ट्र के नाम से पढ़ लें। यही हमारे जन्म दिवस पर हमारा उपहार होगा। और जो धाम पर आ रहे हैं उनसे हम गिफ्ट नहीं मांगेंगे, ना हमें गिफ्ट चाहिए। जो ला रहे हैं वो कैंसिल कर दें। गिफ्ट की बजाय एक ईंट हमें दे दें, ताकि एक कमरा भी अगर उन ईंटों से जन्म दिवस में आई हुई ईंटों से एक कक्ष बन जाएगा तो कई मरीजों का भला होगा। आज दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या आम दिनों से ज्यादा रहने वाली है। ऐसे में भक्तों के लिए भंडारा समेत सभी व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं बाबा बर्फानी के धाम में, जहां अमरनाथ यात्रा में भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप से दूसरा जत्था सुबह 4 बजे अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमंग और उत्साह देखा जा सकता है। यात्रा मार्ग कठिन होने के बावजूद भक्तों के चेहरे पर वो खुशी है, वो उमंग है अपने आराध्य से मिलने की। इस यात्रा के लिए देश और दुनिया से हजारों तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इन लोगों की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए एजेंसियां पूरी ताकत से लगी हुई हैं। 38 दिन तक चलने वाली ये यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से की जा रही है। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा और इसमें भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं मन में ये मनोकामना है, सब सुख शांति समृद्धि हो सभी के पास। बहुत अच्छी व्यवस्था है, आर्मी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हर प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा देश जो है
फर्स्ट होना चाहिए, विश्व में प्रथम स्थान होना चाहिए। उसके लिए मैं बाबा से दुआ मांगूंगा कि मेरा देश अमन पसंद देश है, शांति पसंद देश है। मन में इतनी उत्साह है कि कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बाबा बर्फानी धाम के जो दर्शन हैं वो एक छोटे दर्शन नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। और हर एक भारत वर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति की एक श्रद्धा है जो चाहता है कि बाबा बर्फानी धाम के दर्शन करना चाहिए। आज मैं कहता हूं कि जो बाबा बर्फानी धाम के दर्शन कर लेता है वो अपने जीवन को धन्य बना लेता है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी उड़ के पहुंच जाऊं बाबा के दर्शन करने के लिए। इतना मन मतलब खुश हो रहा है बाबा के दर्शन सुन करके। बस मैं कहता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरे भारत देश को बाबा खुश रखें, मेरे भोले बाबा की हमेशा जय हो। की व्यवस्था है भोलेनाथ की कृपा से, और हमारे फौजी भाइयों को सैल्यूट है, और मोदी की वजह से सब व्यवस्था बेहतर है। मैं चाहूंगा कि हमेशा व्यवस्था और मतलब ऐसी बनी रहे। हमेशा दुआ मांगता हूं कि सभी भक्त खुश रहें और सभी भक्तों को बाबा बर्फानी का जो बर्फ का शिवलिंग का रूप है उनके सबके दर्शन हो, सबकी मनोकामना होती है, भगवान उनकी इच्छा को जरूर पूरा करें। इतनी सुंदर है कि जब हम लोग जम्मू से चले तो लगभग 20 मीटर पे एक फोर्स एकदम दोनों तरफ से मुस्तैद। एक जगह थोड़ा गाड़ी क्या रुकी, जैसा लगा कि बारात लग गई है, एकदम पूरा फोर्स। हम लोग इतना सुरक्षित आए, इतना बढ़िया व्यवस्था कि मोदी है तो मुमकिन है भाई, मोदी को भूलना मत। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह है। पहले दिन 12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। इनमें 9,181 पुरुष और 2,223 महिलाएं शामिल थी। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस बार यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए एजेंसी पूरी ताकत लगा चुकी है। एजेंसी की इस कोशिश का नतीजा है कि यात्रा मार्ग में कई तीर्थयात्रियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी फौरन मदद की गई। इस काम में सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम काफी अहम भूमिका निभा रही है। विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ तो बाबा बर्फानी के भक्त दूर दूर से दौड़े चले आए। तीर्थ यात्रियों की ये भीड़ बता रही है कि इस यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह और जोश है। कोई परिवार संग आया है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया है, ये जानते हुए कि इस यात्रा में चुनौतियां कई हैं, जैसे पथरीला रास्ता, संकरे रास्ते, खड़ी चढ़ाई, पल पल बदलता मौसम और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी। बावजूद इसके बाबा बर्फानी पर अटूट विश्वास रखने वाले हजारों लोग इस यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिनकी मंजिल है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इस वक्त भक्तों का पूरा जुलूस जो है वो उमड़ा हुआ है, और यहाँ पर बालटाल के रास्ते से बहुत सारे भक्त यहाँ पर पहुँचे और कुछ भक्त जो हैं वो पहलगाम के रास्ते से पहुँचे हुए। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है उसके बाद यहाँ की तस्वीरों को देख करके साफ साबित हो रहा है कि भक्त इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में इस वक्त उमड़ रहे हैं। और एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की इन्हीं दुश्वारियों को देखते हुए यात्रा का जिम्मा संभाल रही तमाम एजेंसियां भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी मुश्किल हालात में बाबा के भक्तों की फौरन मदद की जा सके। ये तस्वीरें इस बात की गवाही भी हैं कि कैसे यात्रा मार्ग में कुछ यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के बाद सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम ने उनके लिए देवदूत बनकर काम किया। किसी को ऑक्सीजन दी और किसी को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया गया। जिन लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है उनको पालकी के जरिए ऊपर भेजा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। चारों तरफ सुरक्षा के बड़े इंतजाम इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर MI रूम भी बनाया गया है, यानी कि अगर सांस लेने में किसी को तकलीफ होती है तो उनको जो है बाकायदे MI रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पर इलाज किया जाता है।
ये हाई एल्टीट्यूड पर जगह मौजूद है अमरनाथ की गुफा, इस वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था इस वक्त बाबा अमरनाथ की गुफा के पास श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और तमाम एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले इन तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। इसके लिए न सिर्फ बेस कैंप बल्कि पूरे यात्रा मार्ग पर जरूरत के अनुसार व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं से श्रद्धालु भी संतुष्ट नजर आ रही हैं। सभी यात्री आने चाहिए, पूरा इंतजाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा कम से कम 15वां साल है, हर साल हम लोग आ रहे और जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे यहाँ पर जो भीड़ भी बढ़ती जा रही है और ये बंदोबस्त भी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में आतंकी घटना हुई, जिसके चलते आशंका ये थी कि इस घटना का असर अमरनाथ यात्रा पर भी दिख सकता है, मगर अभी तक ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 38 दिनों की इस अमरनाथ यात्रा पर तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड बन सकता है। अमरनाथ यात्रा मार्ग से जितेंद्र सिंह, मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अमरनाथ यात्रा के लिए आज दूसरा जत्था भी क्योंकि रवाना हो चुका है। मीर फरीद सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर। मीर, जानकारी दीजिएगा, आज दूसरा जत्था रवाना हुआ है, तकरीबन कितने लोग उसमें मौजूद थे और कैसी चल रही है यात्रा की शुरुआत, कैसी हुई है, नजारा कैसा है वहां पर? जी, तीसरा जत्था जो है जम्मू से रवाना हुआ है। अभी तक ओवरऑल अगर आप बात करें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20,000 के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो गुफा के दर्शन कर चुके हैं। और ये सब हो रहा है, बार बार हम कह रहे हैं कि जो जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है शायद ही अमरनाथ यात्रा में हमने ऐसे इंतजाम देखे हैं। और इसी के बीच जो पहले कुछ दिन हैं काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक माहौल बना था पहलगाम हमले के बाद उसको खत्म करने में ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से यात्री आ रहे हैं हजारों की संख्या में पहलगाम और बालतल की तरफ रोज यात्रियों का जत्था आ रहा है और उससे एक जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। और उम्मीद श्राइन बोर्ड और सरकार की है कि इसको देख के और ज्यादा रजिस्ट्रेशंस होंगी, क्योंकि खुद मनोज सिन्हा ने कहा था कि जो हमला हुआ उससे थोड़ा फर्क तो पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये दृश्य बाहर जाएंगे तो और ज्यादा लोग जो हैं यात्रा की तरफ आएंगे। काफी ज्यादा जोश है और जो भी यहाँ आ रहा है, हमने कई यात्रियों से बात की, वो काफी खुश हैं जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि जब वो अपनी गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो हर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल है और जवान जो है तैनात है और जिस तरीके का कॉन्वॉय सिक्योरिटी है तो उससे काफी ज्यादा खुश हैं और शुक्रिया कर रहे हैं भारतीय सेना का, सुरक्षा बलों का। और आगे भी मौसम फिलहाल 1 से 2 दिन भी ठीक है, तो 10 तारीख से 6 तारीख से मौसम थोड़ा सा जो है बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन उस पर प्रशासन की नजर है। लेकिन दोनों रूट बालतल और पहलगाम से काफी जोश से और भक्ति से जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल मीर, भक्तों का जोश और जो श्रद्धा है वो तो हम देख ही रहे हैं। धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब ऐसी रथ यात्रा आपको दिखाते हैं जो भगवान जगन्नाथ को ही समर्पित है, लेकिन ये रथ यात्रा कुछ खास है, अनूठी है। देश विदेश में मशहूर इस रथ यात्रा महोत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दूल्हा रूप में दर्शन दिए। तो चलिए आपको ये पुरानी परंपरा दिखाते हैं जहां महिला भक्तों ने भक्ति गीतों पर खूब नृत्य किया। जहां इन दिनों ओडिशा का पुरी शहर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ शहर भ्रमण पर निकले हैं। तो वहीं इन दिनों राजस्थान के अलवर में भी भगवान जगन्नाथ के नाम पर ही निकाले जाने वाली रथ यात्रा की रौनक बिखरी है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ और जानकी जी का विवाह ही इस रथ यात्रा का सबसे खास पहलू है। विवाह की खुशी और रौनक आप अलवर के जगन्नाथ मंदिर की इन तस्वीरों के जरिए बखूबी समझ भी सकते हैं। इस दौरान जो रस्मों रिवाज निभाए जाते हैं उन्हें दूल्हे की तरह भगवान जगन्नाथ को हल्दी मेहंदी लगाई जाती है।
और गणेश पूजन के साथ इस विवाह उत्सव का शुभारंभ होता है। भगवान जगन्नाथ और मैया जानकी, जो कि विष्णु और लक्ष्मी का रूप है, इंडिया के अंदर एक ये अनूठा मेला और रथ यात्रा, वरमाला महोत्सव, 3 तरह के पार्ट हैं इसके। ये तीनों संपन्न होते हैं। जो जगन्नाथपुरी में है वो भाई बहन के रूप में है, और अलवर डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर 3 या 4 मंदिर है जिनके अंदर विवाह होता है। ये एक हमारे अलवर की संस्कृति है। आज यानी शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कटला सुभाष चौक में बने जगन्नाथ मंदिर से शाम 6 बजे रूपवास मंदिर के लिए जाएगी। यहाँ 6 जुलाई को माता जानकी के साथ भगवान जगन्नाथ का वरमाला और विवाह कार्यक्रम पूरा होगा। एक दिन का महत्व है कि भगवान जगन्नाथ जी की बाकायदा जैसे विवाह होता है, उनके सारे संस्कार 11 पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारणों से संपन्न किए जाते हैं। रीति रिवाजों की अदायगी के बाद भगवान जगन्नाथ साल में एक बार विवाह के लिए अपने गर्भगृह से निकलते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी जगह पर बूढ़े जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। बता दें कि बीते 167 साल से भगवान जगन्नाथ की ये विशेष रथ यात्रा निकाली जा रही है। बताया जाता है कि अलवर रियासत काल के समय महाराजा इस रथ यात्रा को रवाना करते थे और मंदिर में पूजन करते थे। आज जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी इस मंगल विधान को संपन्न कराते हैं। वो मंदिर में पूजा करने के बाद भगवान जगन्नाथ के रथ में बैठते हैं और भगवान जगन्नाथ रथ में सवार होकर जानकी जी से विवाह कराने के लिए रूपवास जाते हैं। यहाँ 4 दिनों तक मेला लगता है। रूपवास के लोग भगवान जगन्नाथ का दूल्हे की तरह स्वागत करते हैं और जानकी जी को बेटी की तरह विदाई दी जाती है। इस रथ यात्रा का एक और खास पहलू है इसका रथ, जिसे इंद्र विमान कहते हैं। हर साल सुंदर सुंदर झांकियों और बैंड बाजे के साथ निकाली जाने वाली इस अनूठी जगन्नाथ रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शरीक होते हैं। बताया जाता है कि पुरानी लकड़ी से बने इंद्र विमान को राजा महाराजा के समय में हाथी खींचते थे, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ तो अब नए ट्रैक्टर रथ में लगाए जाते हैं। साल भर ये रथ विशेष निगरानी में रहता है और केवल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान ही बाहर निकाला जाता है। अलवर की जगन्नाथ रथ यात्रा की प्रसिद्धि देश ही नहीं विदेशों में भी खूब है। यही वजह है कि इस बार दुबई से भगवान जगन्नाथ की विशेष पोशाक और इत्र उनके भक्तों की ओर से भेंट की गई। इस बार जो भगवान की पोशाक है वो दुबई से एक भगत ने जो है बड़े ही श्रद्धा के साथ बनवा के भिजवाई है। हमने नाम भेजा था। इसके अलावा वहाँ के जो इत्र वगैरह हैं और भी जो वहाँ कंट्रीज की इत्र आते हैं वहाँ उन्होंने बाकायदा उसको भिजवाया है। भगवान जगन्नाथ जी के बाकायदा जैसे दूल्हे का संस्कार होता है उसमें जो जो चीज़ें काम में आती है, जो विदेशी हमारे भगत हैं वो उनने भी इस तरीके का सामान यहाँ पे भेजा है। फिलहाल तो भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के विवाह और इस विशेष रथ यात्रा का साक्षी बनने के लिए राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं, जो इस दौरान विवाह, अच्छी पढ़ाई, रोजगार और सुखी परिवार का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। राजस्थान के अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम की। तो दिल्ली का मौसम आजकल अनोखा रूप दिखा रहा है। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के किसी न किसी इलाके में हल्की बारिश या यूं कहें कि फुहारें गिरती हैं और मौसम सुहाना हो जाता है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन दोपहर होते होते वातावरण में मौजूद नमी परेशानी का सबब बनने लगती है, क्योंकि दोपहर के वक्त सूर्यदेव अपनी गर्मी दिखाने लगते हैं। तापमान भले ही कम होता है, लेकिन उमस से गर्मी ज्यादा लगने लगती है। यानी मॉनसून आने के बाद भी दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से 2-4 होना ही पड़ रहा है। अब ऐसे में मौसम विभाग की ओर से एक गुड न्यूज सामने आई है। खबर यह है कि अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली पर मौसम फिर से मेहरबान हो सकता है और झमाझम बारिश दिल्ली वालों के लिए राहत लेकर आ सकती है।
देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इस बारिश के चलते कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं नदी नाले और झरने उफान पर हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में मानसून आने के बाद भी लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में जल्द ही बारिश देखने को मिल सकती है। ये बारिश अगले 3 से 4 दिनों के अंदर होने का अनुमान जताया गया है। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में अभी ज़्यादा रेनफॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन लाइट रेनफॉल एक्टिविटी, वेरी लाइट रेनफॉल आने वाले 3 से 4 दिन होने का अनुमान है। मतलब 3 से 4 दिन ज़्यादा भारी बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है। ऑलमोस्ट लाइट रेनफॉल कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस में वही होने का। अगर मौसम विभाग का यह अनुमान सच साबित हुआ तो इस वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर में बारिश की बूंदें राहत बनकर बरस सकती हैं। हालांकि ये बारिश बहुत ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। बताया ये जा रहा है कि 5 से 9 जुलाई के बीच लगातार रुक रुक कर बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। उधर पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो बीते 24 घंटे के दौरान कई हिस्सों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में भारी बारिश का ये सिलसिला 9 जुलाई तक यूं ही जारी रह सकता है। ये जो वेदर एक्टिविटी है 5 जुलाई से इसमें इंटेंसिटी वाइज और डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मतलब संभावना है कि ये इंक्रीज़ करेगी और 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश का क्रम जारी रहेगा। इसी दौरान जो एक्टिविटी जो इंक्रीज़ होगी 5 जुलाई से, इसमें संभावना है कि कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। इसमें स्पेशली बात करें 5 जुलाई को तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी का ऑरेंज अलर्ट है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकती है। उसके बाद 6 और 7 जुलाई को जो सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट उनमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। इसमें देखिए जो 6 और 7 को जो ऑरेंज कैटेगरी में उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा और मंडी हैं। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट उसमें हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए तमाम राहत और बचाव एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों की फौरन मदद की जा सके। इसके अलावा लोगों से भी बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने, नदी नालों से दूर रहने और यात्रा करते वक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं बनासकांठा के अंबाजी में, जहां पर अरावली ग्रीन वॉल बनाने का मिशन चल रहा है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ सीड बॉल रोपकर पर्वत को सुंदर बनाना है। ये नेक पहल है कुदरत को संवारने और प्रकृति के प्रति अपना प्रेम जताने की। ये कोशिश है अरावली पर्वत को फिर से हरा भरा बनाने की। बनासकांठा के अंबाजी में अरावली ग्रीन वॉल बनाने का इरादा लेकर लोग इकट्ठा हुए। इनका लक्ष्य 1 करोड़ सीड बॉल रोपकर पर्वत को सुंदर बनाने का है। लेकिन 1 करोड़ सीड बॉल बनाने का लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होगा, बल्कि ये काम पूरे जुलाई महीने तक यूं ही चलता रहेगा। वन विभाग और बनास डेयरी ने बनासकांठा जिले में अरावली ग्रीन वॉल बनाने का जिम्मा उठाया है और इस काम में स्वयंसेवकों का भी उन्हें साथ मिल रहा है। और पिछले 10 साल से जो काम हम लोग कर रहे हैं साथ मिलकर बनासवासी, तो इनका परिणाम ये आया है कि जसोर जैसा पर्वत पहले बिल्कुल सूखा दिखता था, अभी काफ़ी हरियाली वहाँ पर आई है। और आने वाले समय में ये प्रकृति का संवर्धन का काम, ये प्रजा का काम है। प्रकृति का रक्षण करना, संवर्धन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के साथ हम सब काम कर रहे हैं। अब 15 दिन तक ये कंटिन्यूट काम चलता रहेगा। अलग अलग पर्वत पर लोग जाएंगे, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और वहाँ पर जाकर सीड बॉल बोकर नीचे आएंगे और उनको बड़ा करने का काम प्रकृति करेगी। इस हरित यज्ञ के तहत कहीं ड्रोन से सीड बॉल ड्रॉप किए गए तो कहीं लोगों ने पैदल चलकर ही पहाड़ों पर सीड बॉल रोपे। आइए जानते हैं आखिर सीड बॉल होता क्या है। सीड बॉल गाय के गोबर से तैयार होता है। गोबर के बीच में बीज रखे जाते हैं और इसे ही सीड बॉल कहा जाता है। इन सीड बॉल को जंगल में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है
फिर बारिश का पानी जब इन पर पड़ता है तब ये पेड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। बनासकांठा के हजारों पशुपालक सीड बॉल तैयार करते हैं और यही लोग इन सीड बॉल से जन्मे पौधों की देखभाल भी करते हैं। बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पर्यावरण सुरक्षित रहे, आबो हवा साफ सुथरी रहे, यही सब कुछ तो चाहिए हमको आपको कहीं रहने और आने जाने के लिए। बस कुछ इसी सोच को साकार रूप दिया है सूरत नगर निगम ने। तो चलिए बगैर देर किए आपको दिखाते हैं नगर निगम ने देश में ही पहली बार ऐसा क्या खास कमाल कर दिखाया है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए लगातार काम हो रहे हैं। ऐसे में सूरत नगर निगम ने भी एक खास प्रोजेक्ट को अमल में लाने का सार्थक प्रयास किया है। दरअसल स्वच्छता, सोलर सिटी और स्मार्ट सिटी जैसे तमगों से पहले ही पहचान बना चुके इस शहर ने देश के पहले सोलर बस स्टेशन की उपलब्धि हासिल की है। जर्मन देशीय की संस्था के सहयोग से सूरत में देश का पहला सोलर बस डिपो बनाया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर जो दावा किया जा रहा है कि देश का पहला ये बस डिपो है और यहाँ पर आप देखेंगे सूरत महानगर पालिका संचालित ये तमाम बसें हैं जो शहर के अलग अलग इलाकों में दौड़ती हैं और ये बस डिपो की तस्वीरें हैं जो देश का पहला सोलर सिस्टम वाला बस डिपो बताया जा रहा है। सूरत नगर निगम ने यहाँ के अल्थान इलाके में बने सोलर स्मार्ट बस स्टेशन को जर्मन संस्था GIZ के सहयोग से तैयार किया। सोलर जो पावर अलग अलग सिटी में गांवों में सोलर का भी निर्मित हो, उसी के साथ जो सूरत महानगर पालिका 100% इलेक्ट्रिक बस चलाने वाली है। महानगर पालिका सबसे बड़ा भारत में नेटवर्क रखने वाली ये सूरत महानगर पालिका है। सूरत का पहला सोलर प्रोजेक्ट हमारा जो सूरत का अल्थान डेपो जो टर्मिनल है, हमारे छत के ऊपर या एक जर्मन की GIZ करके जो संस्था है, उस संस्था ने उनके खर्चे से सूरत महानगर पालिका को यह प्रोजेक्ट हमारे को स्थापित करके दिया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये स्मार्ट बस स्टेशन न सिर्फ तकनीकी प्रगति है बल्कि सार्वजनिक परिवहन को हरित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश के इस पहले सोलर बस डिपो प्रोजेक्ट को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 100 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जो सालाना 1 लाख यूनिट बिजली उत्पादन के साथ 6,65,000 रुपए की बचत करेगा। यही नहीं, आने वाले समय में इस सोलर बस स्टेशन पर यात्रियों को वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, LED लाइट्स, पंखे और CCTV जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश का पहला है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे ये जो वही बस डिपो है जहाँ पर ये देश का पहला सोलर सिस्टम लगाया गया है बस डिपो के अंदर और यहाँ ये जर्मन की संस्था के द्वारा लगाया गया है। फिलहाल तो सूरत का ये स्मार्ट बस स्टेशन न केवल स्थानीय लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण हित और टेक्निक अपग्रेडेशन के कारण ये पायलट प्रोजेक्ट अब देश के दूसरे शहरों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बन रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केरल के एक हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने वाला ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़े ही मजेदार मोमेंट्स का मानो सितारा बन गया है। हफ्तों तक फंसे रहने के बाद इस हाईटेक जेट ने मीम्स की एक लहर पैदा कर दी है और केरल पर्यटन भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये ब्रिटेन का F-35B फाइटर प्लेन है जिसको बीती 14 जून को तकनीकी खामी आने पर केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड कराना पड़ गया। लेकिन इसी विमान की केरल में इमरजेंसी लैंडिंग सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है।
कई मजेदार मीम्स इस लड़ाकू विमान पर बनाए जा रहे हैं। दरअसल इससे पहले केरल पर्यटन विभाग का एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें मजाकिया अंदाज में बताया गया कि एडवांस फाइटर प्लेन F-35 केरल को छोड़ना ही नहीं चाहता। इसमें लिखा है, केरल बेहद अद्भुत जगह है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, निश्चित रूप से इसे रेकमेंड करता हूँ। जिसके बाद इस पोस्ट में विमान की तरफ से केरल को 5 स्टार रेटिंग भी देते हुए लिखा, केरल ऐसी जगह है जिसे आप कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। बस केरल पर्यटन की इस पोस्ट के आने के बाद तो जैसे मीम्स और पोस्ट की बाढ़ सी आने लगी। इनमें ब्रिटिश नेवी के इस जहाज के मजे लिए जा रहे हैं। मसलन क्या ये विमान नारियल पानी से उड़ जाएगा? क्या दुश्मनों पर बम बरसाने वाला ये फाइटर जेट चिकन पराठा खाता है? ऐसी ही कई रोचक कमेंट आपको दिखाते हैं। एक यूजर ने लिखा, इसे पराठा और थूथुकोड़ा फ्राइड चिकन खिलाओ, ये कभी वापस नहीं जाएगा। दूसरे यूजर के अनुसार, फ्यूल की जगह इसमें नारियल का पानी डालने की कोशिश करें, शायद समस्या का हल हो जाए। अब एक और यूजर का कमेंट देखिए। इन जनाब ने तो फाइटर जेट की तुलना ही अंगद के पांव से कर दी। लिखा, अंगद की तरह पांव जमा कर डटा रहूंगा आखिरी दम तक। अब जरा ब्रिटिश फाइटर प्लेन को लेकर की गई इस अनोखी पोस्ट पर नजर डालिए, जिसपे फाइटर प्लेन एक स्टूल पर बैठकर केले के चिप्स खा रहा है। कैप्शन में लिखा, कोई आश्चर्य नहीं कि अब जाने से इनकार कर रहा है, भाई को शांति, ताड़ी और केले के चिप्स मिल गए। सोशल मीडिया पर फिलहाल तो ब्रिटिश नेवी के इस लड़ाकू विमान को लेकर खूब मजे लिए जा रहे हैं, लेकिन बता दें कि कई बार रिपेयरिंग के बावजूद ये विमान उड़ान भरने की हालत में नहीं है। ब्रिटेन से इंजीनियर्स की टीम इसे ठीक करने आई, लेकिन अब तक मरम्मत कामयाब नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब फाइटर जेट को टुकड़ों में मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मेक्सिको के सैन पेड्रो हुआमेलुला शहर में, जहां कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हां, यहां एक मेयर ने मादा मगरमच्छ से शादी की। दरअसल मेयर एक 230 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे थे, जिसके तहत मेयर एक मादा मगरमच्छ से शादी करते हैं। ये विवाह समारोह बारिश, अच्छी फसल और प्रकृति के साथ सद्भाव के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए किया जाता है। आखिरकार अब इंतजार खत्म हुआ। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायणम फिल्म की पहली झलक शेयर की गई। वीडियो में मेकर्स ने भगवान राम बने रणबीर कपूर का दमदार अवतार दिखा, तो रावण बने यश की भी छोटी सी झलक देखने को मिल रही है। जबकि लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे दिखाई देंगे और माता सीता के रोल को साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी निभा रही हैं। फिल्म को म्यूजिक दिया है दो ऑस्कर जीतने वाले हॉन्स जिमर और AR रहमान ने। फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। रामायण को 2 पार्ट में बनी लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स के तौर पर पेश किया जा रहा है।